capital gains. And before I start this chapter, let us have a look at some recent news in the newspaper regarding this particular term, capital gains. We will see what capital gains is, but let us first of all see that how important this chapter is from the current affairs which is happening around us these days. तो अगर हम यहाँ पे कुछ न्यूज के ऊपर थोड़ा फोकस करें तो ये देखो यहाँ पे चेकिंग टैक्स इवेजन फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर टैक्समैन विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू कैपिटल गेन्स डाटा. क्या है ये कैपिटल गेन देखेंगे अभी. ठीक है. उसके बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज गेट्स 8,334 करोड़ इनकम टैक्स डिमांड. भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस इंडस्ट्री से इतना टैक्स मांगा है और ये जो सारा का सारा टैक्स है ना कैपिटल गेन्स का है. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पर भी इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं कि भी कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बनता है, तुम्हारा कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स जमा कराओ. कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनसे कैपिटल गेन्स टैक्स की कैलकुलेशन में चूक हुई जिसकी वजह से इनको ये नोटिस जा रहे हैं. अब ये चूक जानबूझकर है, अब ये चूक गलती है. दैट वी विल सी एंड दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. Then you have retro tax law. What are the liabilities of Vodafone? अब वोडाफोन को भी इनकम टैक्स का नोटिस गया हुआ है और वो जो इनकम टैक्स का नोटिस है वो अगेन इट इज ऑन कैपिटल गेन्स एज यू कैन सी हियर. एक न्यूज और देख लेते हैं. डू यू नीड टू पे एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स फ्रॉम शेयर ऑफ डिविडेंड. तो ये भी एक आर्टिकल था जिसके अंदर डिविडेंड शेयर के ऊपर कैपिटल गेन्स देना है कि नहीं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. So if you are going through any financial newspaper, Financial Express, Economics Times, Business Line, Business Standard, any financial newspaper, किसी ना किसी कोने में ना तुम्हें यहाँ पे कैपिटल गेन से रिलेटेड न्यूज जरूर मिल जाएगी. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे एक बिजनेसमैन है चाहे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, दोनों के लिए ये कैपिटल गेन्स वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है नेचर में और कहीं ना कहीं इसकी टैक्स कैलकुलेशन करते टाइम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बड़े बड़े बिजनेसेस भी चूक कर देते हैं. ऐसी गलती हमसे ना हो तो इसलिए जरूरी है कि हम इस पूरे लॉ को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही इसके एक एक प्रोविजन को पूरी डीपली पढ़ें. और अगर हम सभी प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, एंड में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो हमें करनी है इस चैप्टर के एंड में, उसके अंदर हमें कोई इश्यू नहीं आएगा. क्योंकि अगर हमें कोई भी पॉइंट डाउट का फंसता है उसमें कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें बस अनअवेयरनेस ऑफ लॉ होता है. लॉ के अंदर क्यों वाई जैसे क्वेश्चन की कोई जगह नहीं होती. आई एम टेलिंग यू, सिर्फ व्हाट क्वेश्चन हमें पूछना है. क्यों का जवाब एक ही है. हमने पूछा भी ऐसा क्यों, लॉ में लिखा है. इसके ऊपर टैक्स पे करना है, किसी चीज पर टैक्स पे करना है, किसी ट्रांजैक्शन पर टैक्स पे करना है, क्यों, लॉ में लिखा है. तो लॉ के अंदर वाई का स्कोप बहुत ही मिनिमम होता है. हालांकि हमें वाई नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वाई का आंसर हमें यही मिलेगा क्योंकि ये लॉ के अंदर लिखा है. ऑन द अदर हैंड वी शुड हैव फोकस ऑन व्हाट इज रिटन इन द लॉ. सो इफ वी are aware of each and every element of what is written in the law, then definitely we will be able to calculate the tax from capital gains correctly. And before I start this chapter, make sure that you avoid all kind of disturbance. और चिड़िया की आंख की तरह जैसे अर्जुन की नजर थी चिड़िया की आंख के ऊपर, वैसे ही तुम्हारी नजर इसके ऊपर होनी चाहिए. Whatever provision I will be discussing with you, every provision you have to listen to each and every element of the provision very carefully. क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो मुझे वहां पे डाउट नहीं चाहिए फालतू के कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. तो क्यों होने के लिए आई विल अगेन रेफर टू व्हाट इज रिटन इन द लॉ एंड व्हाट आई हैव टॉट यू. So while I am teaching you what is written in the law as far as this perspective of capital gains is concerned, make sure this whole process you take it very seriously and you attend this class very attentively ताकि numericals solve करने में हमें कोई भी issue यहाँ पर ना आए. ठीक है. तो make sure full focus के साथ you are listening to each and every word that I am uttering. And after that, if we look at what we are going to study in this particular course, in this particular session, तो देखो भाई सबसे पहली चीज तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेक्शन 45 में क्या लिखा है. ठीक है. सेक्शन 45 और कुछ नहीं है, इट इज द बेसिस ऑफ चार्ज.
आएंगे इसके ऊपर। सेक्शन 45 से ही हमारा कैपिटल गेन्स का लॉ शुरू होगा, किस तरह से हम कैपिटल गेन्स नाम का टैक्स निकालेंगे, सेक्शन 45 से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर सेक्शन 45 पढ़ना है, मतलब बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ना है। फिर कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। विदाउट द फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स यू विल नॉट बी एबल टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द लॉ। और लास्ट के अंदर हम, जब हमें सभी कॉन्सेप्ट्स की जानकारी मिल जाएगी, तो फिर हम कैपिटल गेन्स के टैक्स की कैलकुलेशन यहां पर करेंगे। ठीक है जी, तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं दिस होल प्रोसेस ऑफ कैपिटल गेन्स। तो सबसे पहला है बेसिस ऑफ चार्ज, या फिर हम इसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। ठीक है जी, चार्जिंग सेक्शन को हम बेसिस ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। हर एक लॉ का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। याद करो, बचपन में जब हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था सेक्शन 4, याद है? सेक्शन 4 क्या था? चार्जिंग सेक्शन था पूरे इनकम टैक्स का, पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन था। देन लिखा क्या था उसमें? एवरी पर्सन is chargeable to tax on the total income earned in the previous year at the rate applicable to assessee as per the law as it stands on the first day of the relevant assessment year. इस सेक्शन 4 में हम पढ़ चुके हैं, याद है? कहता है एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को। अब हम और तुम पर्सन है, लेकिन उसका साथ कंपनी भी पर्सन है, फर्म भी पर्सन है, एओपी भी पर्सन है, बीयूआई भी पर्सन है, एचयूएफ भी पर्सन है। तो हर एक पर्सन को टैक्स देना है अपनी टोटल इनकम पे। कौन सी टोटल इनकम? जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है। तो ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन का बेस था। याद है, ये हमने सेक्शन 4 में पढ़ लिया जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। जीएसटी भी है आपके पास, जीएसटी भी है। तो जीएसटी का जो सेक्शन 9 है वो उसका चार्जिंग सेक्शन है। उसके अंदर लिखा हो कि किस बेसिस के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे जीएसटी में। अलग अलग हेड्स हैं हमारे पास। हाउस प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 22 था। बिजनेस एंड प्रोफेशन अभी हम पढ़ेंगे। देन सैलरी को भी अभी हमने पढ़ना है, उसका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15 है। और कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 45 है। तो ये चार्जिंग सेक्शन होता क्या है बच्चों? चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कि किस बेसिस के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगी, वो बेस चार्जिंग सेक्शन में लिखते हैं। इट इज द स्टार्टिंग of the tax calculation procedure of a particular head. It is the starting of the tax calculation procedure of a particular act. चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, सबके चार्जिंग सेक्शन है। हर एक पर्टिकुलर हेड के अपने पर्सनल चार्जिंग सेक्शन है। तो किसी भी हेड को हमेशा चार्जिंग सेक्शन से पढ़ना शुरू करना, हमेशा याद रखना। तो आओ जरा कैपिटल गेन्स पढ़ना शुरू करते हैं हम। तो कहता है एनी प्रॉफिट्स और गेन्स, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, यस, कहता है एनी प्रॉफिट और गेन्स arising from the transfer of capital asset affected in the previous year will be chargeable to income tax under the head capital gain. कहता कि अगर अगर चार्जिंग सेक्शन बोलता है अगर तुमने किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, सुना मेरी बात ध्यान से, अगर तुमने किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, ध्यान देना, वो ये नहीं बोल रहा कि किसी भी कैपिटल एसेट को सेल किया है, वो बोल रहा ट्रांसफर किया। सेलिंग इज ऑल्सो ट्रांसफर, लेकिन ट्रांसफर का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और सेलिंग उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है तुमने अपने किसी कैपिटल एसेट को सेल करने के बजाय, तुम्हारे पास महाराष्ट्र है, पंजाब है, तुमने अपने किसी कैपिटल एसेट को महाराष्ट्र से पंजाब में ट्रांसफर कर दिया, सेल नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया, तो दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल अट्रैक्ट द कैपिटल गेन्स। तो सेक्शन 45 बोलता है अगर तुमने किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर कैपिटल गेन्स लग जाएगा। अब हमने देखना है कैपिटल एसेट क्या होता है, हमने देखना है ट्रांसफर क्या होता है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमें कैपिटल गेन्स का एक बेस क्लियर यहां पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटल एसेट। फाइन, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे हम कैपिटल एसेट, एंड आई होप दिस टेक्स्ट इज रीडेबल टू यू। वेट,
एक मिनट। Okay, so what we need to study? We need to study what exactly is capital asset. So capital asset की definition हमें section 2 subsection 14 के अंदर दी है। कहता capital asset is property of any kind held by an assessee whether or not connected with business or profession. कहता अगर assessee के पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, अगर assessee के पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। सुना मेरी बात ध्यान से। कैपिटल एसेट में दो चीजें आती हैं, दो चीजें। नंबर वन, अगर असेसी के पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड है या फिर वो प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। तुम्हारे बिजनेस में मशीन पड़ी है, बिजनेस की मशीन कैपिटल एसेट है, वो प्रॉपर्टी है। तुम्हारे घर पे मशीन पड़ी है, वॉशिंग मशीन, तुम्हारा पर्सनल एसेट है, लेकिन वो फिर भी क्या है? कैपिटल एसेट। तो अगर तुम्हारी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, दैट इज कैपिटल एसेट। मेरे हेडफोन्स, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज माई कैपिटल एसेट। द पेन विच आई एम यूजिंग, इट इज माई प्रॉपर्टी, इट इज माई कैपिटल एसेट। मैंने यहां पे एक हुड डाला है, द जीन्स विच आई एम वेयरिंग, बेल्ट, शूज, अगर मेरे नाम पे मेरी कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। अभी तक जितनी डेफिनेशन हमने पढ़ी है उस हिसाब से। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, एनी सिक्योरिटी held by foreign institutional investors which has invested in such securities as per SEBI regulation। भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अगर किसी भी तरह की सिक्योरिटीज है तो वो सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट्स मानेंगे हम। दो चीजें, मेरी मेरी कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास सिक्योरिटीज, वो भी कैपिटल एसेट है। क्लियर है इतना? तो ये दो चीजें मेरे पास कैपिटल एसेट है। तो जो भी मेरे पास जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी की कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि कैपिटल एसेट नहीं होगा। सुना मेरी बात ध्यान से। सेक्शन टू सेक्शन 14 में लिखा कि भाई तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट माना जाएगा इन चीजों को छोड़कर। किन चीजों को छोड़कर भाई? इन चीजों को छोड़कर। नंबर वन, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। कहने का मतलब है कि भाई जो तुम्हारे बिजनेस की इन्वेंट्री है, सुनना ध्यान से बात को, पॉइंट नंबर वन के अंदर बोल रहा है, कहता तुम्हारे बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन इन्वेंट्री इज अ कैपिटल एसेट। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पे वो कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस। तुम्हारे बिजनेस का कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर, ये कैपिटल एसेट की एक्सक्लूजन है, एक्सेप्शन है। हालांकि ये प्रॉपर्टी है तुम्हारी, लेकिन ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर है लॉ? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है लेकिन ये कैपिटल एसेट नहीं है। फिर कहता पर्सनल इफेक्ट, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है लेकिन ये कैपिटल एसेट नहीं है, दिस इज नॉट कैपिटल एसेट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब है यही जो मैंने बताया, शर्ट होगी, जीन्स होगी, शूज हो गए, ये जो चश्मे मैंने लगाए हैं, ये हेडफोन्स, ये सारे मेरे पास क्या है? मेरे पर्सनल इफेक्ट हैं। सो ऑल दीज पर्सनल इफेक्ट आर नॉट माई कैपिटल एसेट। लेकिन 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 अगर हम पर्सनल इफेक्ट की बात करें, इसमें भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो भाई, ये मेरे पास पर्सनल इफेक्ट की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ आइटम्स यहां पे लिखी है, 1 2 3 4 5। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये जो 5 आइटम्स हैं, ये कैपिटल एसेट्स हैं कि ये कैपिटल एसेट्स नहीं है? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स। ये आइटम्स कैपिटल एसेट है कि कैपिटल एसेट नहीं है? बच्चों, ये आइटम्स कैपिटल एसेट हैं।
ध्यान देना, ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। मैंने तुम्हें बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के हिसाब से तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट मानी जाएगी, तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। इनको छोड़कर, इनको छोड़कर ये एक्सेप्शंस है कैपिटल एसेट्स की, ये नहीं है कैपिटल एसेट। लेकिन आगे तुम्हें एक्सेप्शंस की एक्सेप्शंस दे दी, तो मतलब ये सारी आइटम्स कैपिटल एसेट होंगी। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर ज्वेलरी है भी, तुम्हारी ज्वेलरी तो तुम्हारा पर्सनल इफेक्ट है, तुम पहनते हो ज्वेलरी को, लेकिन ये कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट होकर भी कैपिटल एसेट है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, भाई तुम्हारे पास टीपू सुल्तान की तलवार पड़ी है, महात्मा गांधी का चश्मा पड़ा है, ये सारी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है। कोई तुम्हारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई आइटम पड़ी है, ये सारे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ये पर्सनल इफेक्ट हैं, लेकिन ये कैपिटल एसेट है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता, लेकिन कुछ पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट है, जिसकी आइटम्स तुम्हें, जिन आइटम्स की लिस्ट तुम्हें यहां पे दी है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, किसी भी महान इंसान की ड्राइंग कैपिटल एसेट है। पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गई, पेंटिंग पता ना तुम्हें, ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर फर्क पता है? ड्राइंग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होती है, ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से तुमने ड्राइंग कर दी, दैट इज ड्राइंग। पेंटिंग का मतलब उसके अंदर कलर कलर भरे हैं तुमने, ठीक है, तो वो कैपिटल एसेट है तुम्हारा। पेंटिंग पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन वो कैपिटल एसेट है। देन यू स्कल्पचर, स्कल्पचर पता ना, मूर्ति, मूर्ति वगैरह, पत्थरों में से कोई मूर्ति निकाल लेनी, दैट इज स्कल्पचर, दैट इज ऑल्सो योर कैपिटल एसेट। या फिर कोई भी एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे के सारे तुम्हारे कैपिटल एसेट बनेंगे, ठीक है। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ कि अगर 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 मेरी शर्ट है, शर्ट, क्या ये कैपिटल एसेट है? यस और नो? शर्ट, इज माई शर्ट अ कैपिटल एसेट? नहीं। तो अगर मेरी शर्ट 1500 रुपए की शर्ट मैंने खरीद दी, और अगर वो मैंने 2000 रुपए की शर्ट बेच दी, मुझे यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ इस ट्रांजैक्शन से? 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन्स लगेगा? यस और नो? द चैट बॉक्स टेल मी यस और नो, इसके ऊपर कैपिटल गेन्स लगेगा? नहीं लगेगा। वेरी गुड, इसके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो आओ जरा एक एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। तो ये सही में एग्जांपल है। आई परचेज अ शर्ट वर्थ ₹1500, आई सोल्ड इट आफ्टर 15 days फॉर 2000, और 500 रुपए उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ, और इसके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो शर्ट है मेरी, ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। और ये जो कैपिटल गेन्स है, ये लगता कब है? अगर मैं कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करता हूं। कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन लगेगा? ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, ठीक है। और सुनो जरा मेरी बात, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ जी, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो हम पे लगेगा टैक्स। चलो अब एक एग्जांपल और लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई हैव अ डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस। अगर मैंने उस डायमंड नेकलेस को 10 करोड़ का खरीदा, ज्यादा हो गया ना मेरे ख्याल से, चलो कोई बात नहीं, 10 करोड़ का खरीद के उसको 12 करोड़ का बेच दिया, जो मुझे यहां पे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, क्या इस पे कैपिटल गेन्स लगेगा? यस और नो इन द चैट बॉक्स? यस, क्विकली। द आंसर इज यस। भाई ज्वेलरी है ये, ज्वेलरी, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है मेरा, याद रखो। ज्वेलरी मेरा पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन वो एक्सेप्शन के अंदर आ गया, वो कैपिटल एसेट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल जरा और बताओ। मेरे घर पे बर्तन पड़े हैं, यूटेंसिल्स,
मैंने वो बर्तन बेच दिए, क्या वो यूटेंसिल्स मेरे पास कैपिटल एसेट हैं? घर पे बर्तन पड़े हैं मेरे, यूटेंसिल्स हैं, क्या वो यूटेंसिल्स मेरे पास कैपिटल एसेट हैं? आर यूटेंसिल्स द कैपिटल एसेट? घर पे पड़ा हुआ बर्तन, घर पे पड़ा हुआ फर्नीचर, ये सारे पर्सनल यूज होते हैं बच्चों, पर्सनल इफेक्ट होते हैं ये। तो ये बर्तन जो है ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगने वाला, ये कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास जो बर्तन है वो सोने के हैं, गोल्ड यूटेंसिल्स हैं, अब ये गोल्ड यूटेंसिल्स बेच रहा हूं मैं, तो बताओ ये जो सोने के बर्तन हैं ये कैपिटल एसेट है? अब बताओ। ये जो सोने के बर्तन हैं क्या ये कैपिटल एसेट है? यस और नो? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि जो सोने के बर्तन हैं घर पे, अगर मैं बर्तन सोने के हैं तो ये क्या ये कैपिटल एसेट है? जी हाँ, ये कैपिटल एसेट है, क्योंकि सोने के बर्तनों को ना इनकम टैक्स बर्तन मानता ही नहीं, उसको ज्वेलरी मानता है। वह सोने के बर्तन है ना ना, पर्सनल इफेक्ट नहीं है, वो ज्वेलरी के अंदर मानेगा उसको। तो भाई इनकम टैक्स ने ना डेफिनेशन दी है ज्वेलरी की, ये देखो डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी। वो कहता है अगर किसी भी प्रेशियस मेटल से या फिर प्रेशियस स्टोन से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, किसी भी प्रेशियस मेटल से या फिर किसी प्रेशियस स्टोन से कोई भी चीज बनी है वो ज्वेलरी है। ठीक है, तो ये जो सोने के बर्तन हैं ये प्रेशियस मेटल से बने हैं, ये ज्वेलरी है। तुम्हारे पास शर्ट है, ये शर्ट पर्सनल इफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसी शर्ट के अंदर गोल्ड वर्क हो रखा है, इस शर्ट के जो बटन है, बटन वो हीरे के हैं, तो मुझे बताओ क्या ये शर्ट मेरा कैपिटल एसेट है? यस और नो? इज माई शर्ट अ कैपिटल एसेट? क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यस इट इज अ कैपिटल एसेट। क्यों? ओ भाई इनकम टैक्स बोल रहा है कि किसी भी अगर प्रेशियस मेटल या फिर प्रेशियस स्टोन से कोई चीज बनी है वो ज्वेलरी है भाई, और ज्वेलरी मेरे पास कैपिटल एसेट है। सिंपल। कौन सा गाना है ये? विच सॉन्ग इज दिस? बताओ भाई चैट बॉक्स में। जैसीबी का गाना है ये? कौन सा गाना है? गाना सुना है ये तुम लोगों ने? नहीं पता? भाई एक जैसीबी का गाना है मित्रां दे बूट। ठीक है, तो हालांकि जितने भी पंजाबी सिंगर है ये सारे प्लूरल सेंस में बात करते हैं, है ये इंडिविजुअली, लेकिन खुद को भी ये मित्रा मतलब बहुत सारे लोग बताएगा। तो फिर भी इस गाने के अंदर जैजी बी इज वेयरिंग द गोल्डन शूज, इसने सोने के जूते पाए हैं। हालांकि शूज पर्सनल इफेक्ट है, लेकिन मुझे बताओ इसके ये जो गाने के अंदर ये जो गोल्ड शूज हैं ये कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? इज दिस अ कैपिटल एसेट? यस और नो? यस। गुड। गुड। बिल्कुल। बिल्कुल ये कैपिटल एसेट है, बिल्कुल ठीक जवाब है। तो ये कैपिटल एसेट है, मतलब अगर इसको ये बेचेगा ना, दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विल अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स, इट विल अट्रैक्ट कैपिटल गेन्स। तो ये था जी, ज्वेलरी की बात हुई थी। ज्वेलरी का मतलब क्या है? कोई भी प्रेशियस मेटल से कोई चीज बनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वेलरी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर यहां पर ज्वेलरी है दैट इज कैपिटल एसेट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन कैपिटल एसेट है, ड्राइंग्स कैपिटल एसेट है। अच्छा, ड्राइंग्स से एक बात बताओ मुझे, अगर तुमने एक ड्राइंग करी कागज पे, ठीक है, यू मेड अ ड्राइंग, और ये कागज की कॉस्ट थी 1 रुपए, जिस पेन से बनाई वो 5 रुपए कॉस्ट थी,
तो टोटल 6 रुपये खर्चा आया तुम्हारे इस ड्राइंग को करने में, और ये ड्राइंग तुमने मार्केट में 50 रुपए की बेच दी। तो बताओ, दिस ट्रांजेक्शन विल अट्रैक्ट कैपिटल गेन, यस और नो? ड्राइंग है, ड्राइंग जी, चैट बॉक्स में बताओ। तुमने ड्राइंग करी, 6 रुपए का खर्चा आया, 50 रुपए की ड्राइंग बेच दी, क्या ये ट्रांजेक्शन कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेगी? हाँ जी, हाँ जी मोनिका, आप बताओ, कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेगी ये ड्राइंग, ये ट्रांजेक्शन? द करेक्ट आंसर इज नो। भाई यहाँ पे जो ये ड्राइंग्स लिखा है ना, तुम्हारी ड्राइंग की बात नहीं हो रही है, ये किसी फेमस पेंटर की ड्राइंग है, उसकी बात हो रही है। किसी फेमस पेंटर की ड्राइंग है, वो कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेगी। तुम पेंटर थोड़ी हो, तुम पेंटर थोड़ी हो। अगर तुम पेंटर होते, बहुत बड़े पेंटर हो तुम, तुम्हारी ड्राइंग्स बिकती हैं, अगर तुम वो होते, तो मुझे बताओ क्या तब लगता कैपिटल गेन? क्या तब कैपिटल गेन लगता? अगर तुम पेंटर होते, यस और नो इन द चैट बॉक्स। अगर तुम पेंटर होते तब नहीं लगता, तब भी नहीं लगता। क्यों भाई? वो तो तुम्हारे बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है ना। क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाया, ये देखो यहाँ पे। तो इसकी रिवीजन करनी जरूरी है, मुझे तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें पता है ये चीज। भाई तुम्हारे बिजनेस का, वो तो तब, वो ड्राइंग तो तुम्हारे बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड होगी, इन्वेंट्री हो गई, और उस पे, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। ठीक है ना? क्लियर कर लो ये चीज दिमाग में बिल्कुल, कि कैपिटल एसेट में क्या आता है, क्या नहीं आता। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? कि भाई जो मेरे पास कैपिटल एसेट्स हैं, उसके अंदर बिजनेस की इन्वेंट्री, बिजनेस की इन्वेंट्री नहीं आती, पर्सनल इफेक्ट नहीं आते। लेकिन अगर मेरे पास मेरी ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी आएगी, ड्राइंग्स आएंगी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस आएंगी, स्कल्पचर आएगा, कोई भी पेंटिंग आएगी, वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें तो आएंगी, लेकिन इन्वेंट्री बिजनेस की और पर्सनल इफेक्ट ये नहीं आएंगे। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया हो, अगर पूरी क्लैरिटी है, तो आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो मुझसे चैट बॉक्स के अंदर पूछ लो। ठीक है, तो भाई ज्वेलरी का हमें पता लग गया कि किसी भी प्रेशियस मेटल से अगर कोई चीज बनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वेलरी बोलते हैं। फिर किसी भी प्रेशियस स्टोन से अगर कोई चीज बनी है। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर। अगली आइटम, पर्सनल इफेक्ट के बाद बोलता, पर्सनल इफेक्ट नहीं है कैपिटल एसेट। कहता रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी कैपिटल एसेट नहीं है। क्या बोला उसने? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, गांव के अंदर अगर तुम्हारी कोई खेती बाड़ी वाली जमीन है ना, तुमने उसको ट्रांसफर किया, उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? और भाई जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन कहां से लग जाएगा? तो तीन चीजें हो गई भाई। पहली चीज बिजनेस की इन्वेंट्री, दूसरी चीज पर्सनल इफेक्ट, और तीसरी चीज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ये कैपिटल एसेट नहीं है, नहीं है ये कैपिटल एसेट। अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो इस पे कैपिटल गेन नहीं है। तो अब बात करते हैं, डिसाइड कैसे करें तुम्हारी लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं। तो लॉ के अंदर बड़ी क्लियर स्पेसिफिक वर्डिंग के अंदर लिखा है कब कोई भी लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगी और कब कोई लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगी। ठीक है, तो आओ जरा हम देखते हैं हाउ टू चेक दैट द एरिया, द लैंड विच यू आर हैविंग इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और नॉट। आज का लास्ट टॉपिक है ये। कल हम इसी टॉपिक से रिलेटेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे। आज टाइम बचेगा तो आज करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एमसी की पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से इसको समझना, ताकि जब इसके हम प्रैक्टिकल सम्स करें, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई वेदर योर लैंड इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड और नॉट। तो भाई ये देखने के लिए कि जमीन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि वो किसी म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती है। म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या है? कि भाई तुम्हारे एरिया में
तुम्हारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कोई? ये तुम्हारे एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? अब अगर हम बात करें मिलिट्री एरिया की, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होती, ठीक है। मिलिट्री एरिया के अंदर होता है कंटोनमेंट बोर्ड। तो कंटोनमेंट बोर्ड इज नथिंग बट इट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आर्मी एरिया, ठीक है। आर्मी एरिया की एमसी नहीं होती, वहां का कंटोनमेंट बोर्ड होता है। तो पहले चेक करो कि भाई जिस एरिया के अंदर तुम रह रहे हो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अगर तो है, अगर तो है तो ये उसके रूल्स हैं। अगर तो नहीं है तो ये उसके रूल्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर योर लैंड इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड और नॉट। तो पहले हम मानते कि भाई तुम्हारे एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अगर है तुम्हारे एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपने एरिया की ना पॉपुलेशन चेक करो। अगर तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया में है। अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वो रूरल एरिया में। याद करो साथ साथ मेरे, मैंने बोला अगर तुम्हारे एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर तुम्हारे एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो अपने एरिया की पॉपुलेशन चेक करो। अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम तो रूरल लैंड, 10,000 उससे ज्यादा तो अर्बन लैंड। और अगर वो रूरल लैंड निकली, अगर वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड निकली तो वो कैपिटल एसेट है नहीं, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, लैंड को बेच कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, सिंपल। आगे, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लैंड और इस लैंड की कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, तो तुम ना डिस्टेंस मेजर करोगे कि सबसे पास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है तुम्हारा वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन सा, बाय रोड नहीं, वो कहता है एरियल डिस्टेंस मेजर करो। ये देखो एरियल डिस्टेंस कहता अपनी लैंड से और नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक का एरियल डिस्टेंस कितना है वो मेजर करो, ठीक है। और चेक करो पॉपुलेशन, और क्या चेक करो, पॉपुलेशन। तो दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज कि भाई तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, दूसरी चीज डिस्टेंस कितना है टिल नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अलग अलग पैरामीटर है। अगर तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया होगा। अगर तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 6 किलोमीटर तक अर्बन एरिया होगा। और अगर तुम्हारी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक अर्बन एरिया होगा, ठीक है। तो ये टेबल मैं यहीं पे लगा रहने दूंगा। अब मुझे तुम एक सम सॉल्व करके दिखाओगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई हैव डिलीवर्ड सो फार, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। सम्स करेंगे तो और क्लैरिटी इसके अंदर आएगी। ठीक है भाई, तो मैं तुमसे पूछता हूं, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारे एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तुम्हारे एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और तुम्हें अपनी एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचनी है। यू वांट टू सेल योर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और जो तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन है वो 7,000 है। तो मुझे बताओ ये जो तुम्हारी लैंड है ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? इज दिस ए कैपिटल एसेट, यस और नो? क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। रिपीटिंग द क्वेश्चन, योर एरिया हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन and you want to sell your rural agricultural land and the population of your area is 7,000, so tell me whether your land is capital asset or not, yes or no? No, it is not capital asset. अगर तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन, केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है तो मुझे बताओ ये जो तुम्हारी जमीन है ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है, यस और नो? क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, तो इसका आंसर है यस, इट इज अ कैपिटल एसेट। मैंने बताया
10,000 या उससे ज्यादा होगी ना तो वो अर्बन एरिया में मान ली जाएगी, रूरल रूरल कुछ नहीं है वो। 10,000 या उससे ज्यादा हुई तो वो अर्बन एरिया मान ली जाएगी। अब मैं तुमसे बहुत मुश्किल पूछता हूं, बहुत मुश्किल, पॉइंट नंबर 3। अगर तुम्हारे एरिया की पॉपुलेशन 20 लाख है, सेम केस, भाई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सो इज इट अ कैपिटल एसेट? तुम्हारा कैपिटल एसेट है? yes or no? Quickly reply in the chat box. Yes, you are right. Yes, good, it is a capital asset. It is a capital asset. इतना समझ आ गया हमें। पेपर में अगर एमसीक्यू आएगा तो देन वी विल बी एबल टू टिक द राइट चॉइस फ्रॉम ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। अब दूसरा केस करते हैं कि अगर नहीं है, तुम्हारे एरिया की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? तो चेक करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि योर एरिया डज नॉट हैव एनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, और तुम्हारे एरिया की जो पॉपुलेशन है इट इज 25,000 इज द पॉपुलेशन ऑफ योर एरिया, और जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज योर लैंड, और तुम्हारी लैंड से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, एरियल डिस्टेंस। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट वेदर दिस लैंड, ये जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तुम्हारी, जिसको तुम कह रहे हो कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? यस और नो? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। इज दिस अ कैपिटल एसेट? यस, नो, डोंट नो। तीनों ऑप्शंस दे दिए मैंने तुम्हें, बताओ भाई, इज दिस अ कैपिटल एसेट? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। भाई सिंपल फंड है। अभी देखो, तुमने पहले चेक करना है क्या? पॉपुलेशन मैंने लिखा भी था, चेक करो पॉपुलेशन और फिर चेक करो डिस्टेंस। मुझे बताओ पॉपुलेशन कितनी है? 25,000। तो किस में आएगी? पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में, कि पॉइंट नंबर 3 में? 25,000 की पॉपुलेशन आएगी पॉइंट नंबर 1 में, 10,000 से 1 लाख वाली में। इस केस के अंदर ये कहता कि भी 2 किलोमीटर तक अर्बन है और 2 किलोमीटर से आगे रूरल है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और ये 3। वो बोलता 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया और उससे आगे जो है रूरल एरिया है, तो तुम्हारी तो भाई 2 किलोमीटर के बाद है, तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर के बाद वाली मेरी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। चलो भाई दूसरा केस, तुम्हारी पॉपुलेशन, लेट अस से पॉपुलेशन है तुम्हारी 50,000 की, और तुम्हारा डिस्टेंस है फ्रॉम द नियरेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस इज 1.5 किलोमीटर। नाउ टेल मी वेदर योर लैंड इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। चार्ट तुम्हारे सामने है, वेदर योर लैंड इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। जस्ट क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यस डॉली, बताओ भाई, कैपिटल एसेट है कि नहीं है? द करेक्ट आंसर इज नो, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कैपिटल एसेट नहीं है भी। क्यों नहीं है? पहले चेक करो पॉपुलेशन, फिर चेक करो डिस्टेंस। पॉपुलेशन है 50,000, केस नंबर 1 में आएगी, 2 में आएगी, 3 में आएगी। भी केस नंबर 1 में आएगी 50,000 की पॉपुलेशन, फिर वो बोलता 2 किलोमीटर तक अर्बन है। ओ भाई तुम्हारी तो 1.5 किलोमीटर बाद है, तो मतलब ये 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है ना, तो ये अर्बन लैंड हो गई, कोई रूरल लैंड नहीं है ये, कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? अब बताओ मुझे।
मेरे आंसर को सुन के बताओ मुझे ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? ओके, इसका आंसर यस है, ये कैपिटल एसेट है बच्चों। ठीक है, बाकी की डिस्कशन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे इसको लेके। तब तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, कैपिटल एसेट वाली अगले क्लास में करेंगे। आंसर इसका यस है, नो नहीं है, मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला था। यस आंसर है इसका। चलो जाओ अब।